हेलो डियर स्टूडेंट, मैं पुष्पांजलि स्वागत करती हूँ आप सबका, वेलकम करती हूँ हमारे नंबर 1 यूट्यूब चैनल पर एजुकेशन पॉइंट। तो कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही मस्त और ज़बरदस्त तरीके से अपनी प्रिपरेशन शुरू कर चुके होंगे अपने बोर्ड एग्जाम की, अपने फाइनल टास्क की, जो कि क्या है आपका 10th का बोर्ड। जैसा कि आपको पता ही होगा कि 9th से बोर्ड एग्जाम की तैयारी शुरू करा दी जाती है, लेकिन अगर आप उसमें भी अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहे हैं तो यह आपके लिए बहुत ही सोचनीय विषय है कि 9th से प्रिपरेशन करते करते अगर आप अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहे हैं तो आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं सेशन में, तो वो आपको नंबर दिला के ही जाएगा कि 10th क्लास में जो आपको हिंदी का सिलेबस है या एग्जाम पैटर्न के बेस पे वो टॉपिक आपको पढ़ना है, आपको नंबर दे के जाएगा। तो आज हम पढ़ेंगे हिंदी का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक अलंकार। इस सेशन में आज हम लोग यही डिस्कस करने वाले हैं। तो ये देखते हैं, आपका जो है अलंकार, आज का टॉपिक है अलंकार। जैसा कि आपको देखने में ही पता लग रहा होगा कि अलंकार शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है। कितने शब्दों से? 2 शब्दों से मिलकर बना है अलंकार, जिसमें पहला शब्द है आपका अलम एवं कार। अलम एवं कार के योग से बना है अलंकार। अगर यही देखा जाए कि अलम का अर्थ हो जाएगा आभूषण, गहना, जेवर। जैसा कि आपको पता होगा कि आभूषण का पर्यायवाची होता है अलंकार, गहना, जेवर। तो ये हो जाएगा कि अलम का अर्थ यहाँ पे आभूषण हो जाएगा, और कार का यहीं पे आपका देखा गया है कि कार का अर्थ हो जाएगा आपको विभूषित करने वाला, यानी जो आपकी शोभा बढ़ाता हो। एक शब्द में बोला जाए कि विभूषित करने वाला, यानी जो शोभा बढ़ाता हो। तो अलम का अर्थ हो गया आभूषण, कार का अर्थ हो गया कि विभूषित करने वाला। और यहीं पे अगर आप देखेंगे कि अलंकार का अर्थ आप देखेंगे, अलंकार का अर्थ हो जाएगा अलम प्लस कार। यहाँ पे अलम प्लस कार, यहाँ अलम का अर्थ होता है आभूषण या गहना, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था। अलम का अर्थ होता है आभूषण या गहना, और यही पे हो जाएगा, देखो, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को अलंकार कहते हैं। मैंने आपको बताया था कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले उपकरणों को अलंकार कहते हैं। यहाँ पे उपकरणों बोल दिया जाए या तत्व बोल दिया जाए, एक ही होगा। जैसे कि कभी कभी जिस प्रकार कोई नारी, कोई स्त्री या कोई बहन जब श्रृंगार करती है तो उसकी शोभा बढ़ जाती है, यानी जब वो 16 श्रृंगार करती है तो वह शोभा, उसकी शोभा बढ़ जाती है, विभूषित हो जाती है या सुंदर लगने लगती है। तो वहाँ पे उसका जो गहना होगा, जो जेवर होगा, वो तो उसका गहना हो जाएगा, उसका अलंकार। और यही पे बात करते हैं कि जो उस नारी की शोभा बढ़ाए किसने? उसके गहना यानी उसके जेवर ने। इसी प्रकार जो काव्य की शोभा बढ़ाए, यहाँ पे देखिए, जो काव्य की शोभा बढ़ाए वो होगा आपका अलंकार। यानी नारी की शोभा बढ़ाने वाला क्या होता है? गहना, यानी उसका जेवर। और काव्य की शोभा बढ़ाने वाला होता है क्या? आपका अलंकार। तो एक शब्द में बोला जाए कि हैशटैग काव्य की शोभा बढ़ाने वाले उपकरणों को अलंकार कहते हैं, या काव्य की तत्व को अलंकार कहते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को अलंकार कहते हैं। दोनों ही सेम टॉपिक है, आप कुछ भी लिख सकते हैं। अब यहीं पे बात किया जाए कि जैसे कभी कभी होता है कि दिन है तो रात होगा, रात है तो दिन होगा ही। तो कभी कभी ये थोड़ी ना है कि शब्द ही है या केवल शब्द है या केवल अर्थ है। जैसे हो सकते हैं अलंकार के भेद आप लोग देखेंगे कि अलंकार कितने प्रकार के होते हैं। जैसे कि शब्द और अर्थ दो में ही चमत्कार उत्पन्न हो सकता है। तो जहाँ पे शब्दों के द्वारा चमत्कार उत्पन्न हो, क्या? जहाँ पे शब्दों के द्वारा चमत्कार उत्पन्न हो या रोचकता प्राप्त हो, वो आपका हो जाएगा शब्दालंकार, ठीक है। और जहाँ पे अर्थों के द्वारा चमत्कार उत्पन्न हो या जहाँ पे आपको अर्थ कुछ खास दिखाई दे रहा, वहाँ पे आपको विभूषित हो रहा हो, वो आपका अर्थालंकार हो जाएगा। एक शब्द में शब्दालंकार की परिभाषा अगर आपको बोल दिया जाए तो जहाँ पे शब्दों के द्वारा चमत्कार उत्पन्न हो या रोचकता प्राप्त हो, वहाँ पे शब्दालंकार होता है। और वहीं अगर अर्थालंकार की बात करी जाए तो जहाँ पे अर्थों के द्वारा चमत्कार उत्पन्न होता है, रोचकता प्राप्त होती है, वहाँ पे अर्थालंकार होता है। अब हम देखेंगे जैसे कि आपका 9th का जो सिलेबस था उसमें आपका शब्दालंकार था, लेकिन अभी आपका जो 10th हाई स्कूल का जो एग्जाम पैटर्न है, एग्जाम के बेस पे आपके लिए अर्थालंकार मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप इस वीडियो में दोनों पढ़ सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं शब्दालंकार, ठीक है, कि शब्दालंकार के क्या भेद हैं, वो कितने प्रकार के होते हैं, किस तरह उनमें चमत्कार उत्पन्न होता है, आप देख सकते हैं। अभी देखिए,
यहाँ पे देखिए अर्थ के आधार पर शब्दालंकार 3 प्रकार के होते हैं। मैंने आपको बताया कि शब्दालंकार के भी भेद होते हैं, अर्थालंकार को भेद होते हैं। तो शब्द के आधार पर शब्दालंकार 3 प्रकार के होते हैं अर्थ के आधार पे। और शब्दालंकार के भेद हो जाएंगे क्या? अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार। ये तीनों अलंकार हैं जिसमें शब्दों के द्वारा चमत्कार उत्पन्न होता है, यानी शब्दालंकार के भेद। तो सबसे पहले जो हम देखेंगे वो क्या है आपका? अनुप्रास अलंकार। तो अनुप्रास अलंकार आप लोग देख सकते हैं कि जहां पे वर्ड बार बार आए या व्यंजन वर्ड की आवृत्ति बार बार हो वहां पे आपका अनुप्रास अलंकार हो जाता है। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि वर्ड बार बार आए, लेकिन व्यंजन वर्ड की आवृत्ति जहां पे बार बार होती है वहां पे आपका अनुप्रास अलंकार हो जाता है। जैसे कि आपको एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं, व्यंजन वर्ड की आवृत्ति बार बार हो, मैंने आपको बताया वहां पे अनुप्रास अलंकार थे। जैसे आपका हो गया, सपोज दैट आप देख सकते हैं इसका एग्जाम्पल, रघुपति। आप सबके माइंड सेट में चल रहा होगा कि ये कौन सा एग्जाम्पल है। आप लोग शायद कुछ लोग को पता चल गया होगा कि मैं क्या लिखने वाली हूं उधर। रघुपति, राघव, राजा राम। यहाँ पे आप लोग देखिए मैंने क्या बताया डेफिनेशन, जहाँ पे व्यंजन वर्ड की आवृत्ति बार बार हो। ये देखिए ये आपका जो व्यंजन है र शब्द, र र र र, सब जगह व्यंजन वर्ड की आवृत्ति बार बार हुई ना। मैंने आपको बताया कि जहाँ पे व्यंजन वर्ड की आवृत्ति बार बार हो, यहाँ पे भी एक बार व्यंजन वर्ड आया क्या? रघु। यहाँ भी र आया, यहाँ भी र आया, यहाँ भी र आया। ये आपका क्या हो गया? अनुप्रास अलंकार। अब आप लोग कोई भी एग्जाम्पल बना सकते हैं अनुप्रास अलंकार का। तो ये देख सकते हैं आप, और एक एग्जाम्पल और देख लीजिए। हम एक तो आपको लिख के बता दिए हैं, बाकी बोल के बताएंगे कि चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में। यहाँ पे भी देखिए च व्यंजन वर्ड है वो बार बार आ रहा है, तो वहां पे भी आपका क्या होगा? अनुप्रास अलंकार। एक एग्जाम्पल आप लोग बोलते हैं कि काम कितना भी कठिन हो किंतु उकताते नहीं। यहाँ पे भी क जो व्यंजन है उसकी आवृत्ति बार बार हो रही है, तो वो भी आपका क्या हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार। क्लियर है ना सबको? कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा कि आप लोग को क्लियर हो रहा है। आगे देखते हैं। अनुप्रास के बाद क्या ही आता है आपका? यमक अलंकार। आप लोग देख सकते हैं यमक अलंकार की डेफिनेशन कि जब कोई शब्द एक से अधिक बार आए, क्या? जब कोई शब्द एक से अधिक बार आए लेकिन प्रत्येक बार उन शब्दों का अर्थ भिन्न हो या अलग अलग हो, तो वहां पे यमक अलंकार होता है। यानी जब कोई शब्द एक से अधिक बार आए और प्रत्येक का अर्थ शब्दों से भिन्न हो या अलग अलग हो, प्रत्येक का अर्थ अलग अलग हो, वहां पे आपका हो जाएगा यमक अलंकार। और देखिए आप देख भी सकते हैं इधर कि जब कोई शब्द अनेक बार आता है तथा प्रत्येक बार उनका अर्थ भिन्न होता है यानी अलग अलग हो जाता है, तो वहां पे आपका हो जाता है यमक अलंकार। इसका आपका एग्जाम्पल हो जाएगा, आपको पता ही होगा यमक अलंकार का, सजना है मुझे सजना के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सजना जो वर्ड आया है, सजना है, एक सजना का अर्थ यहाँ पे हो जाएगा श्रृंगार। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप स्पष्टीकरण एग्जाम में लिख के आ सकते हैं। आप स्पष्टीकरण हेडिंग करके ऐसे इस तरह मतलब साइड में स्पष्टीकरण लिखेंगे और जो भी भाव है आपको उस एग्जाम्पल को लेके कि आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि जैसे सजना, यहाँ पे एक सजना का अर्थ आपका हो जाएगा कि सजना यानी 16 श्रृंगार करना, और दूसरा सजना के लिए यानी सजना यानी अपने पति के लिए, अपने प्रियवर के लिए वो सजना हो जाएगा। तो यहाँ पे दोनों सजना का अर्थ आपका अलग अलग है। जैसा कि डेफिनेशन के अनुसार कोई भी शब्द बार बार आए लेकिन उन दोनों का अर्थ भिन्न भिन्न हो, वहां पे आपका यमक अलंकार हो जाता है। क्लियर ना? दूसरा आप देख सकते हैं कि काली घटा का घमंड घटा। यहाँ पे काली एक घटा का अर्थ दूसरा होगा, एक घटा का अर्थ दूसरा होगा, ये भी आपका हो जाएगा। वहीं पे बात किया जाए कि 3 बेर खाती थी, वे 3 बेर खाती हैं। यहाँ पे भी आप स्पष्टीकरण कर सकते हैं कि 3 बेर खाती थी, मतलब जो महल में रानियां रहती थी वो तीन बार खाती थी, यानी उनको इतना ऐशो आराम था कि वो 3 बार खाती थी।
लेकिन अब वह दिन आ गए हैं कि वह जंगल में भटकते हुए 3 बेर, जो आप लोग देखते होंगे बैर बोलते हैं ना, वो 3 बेर खा करके अपना गुजारा कर रही हैं। यहाँ पे भी बेर का अर्थ अलग अलग हो गया है, तो ये आप स्पष्टीकरण में बता सकते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, कनक कनक ते 100 गुनी माँ दक्ता अधिकाय, उही पखाए बौराए नर ईह पाए बौराए। इसका अर्थ मेरे ख्याल से शायद सब बच्चों को पता होगा कि यहाँ पे कनक कनक का अर्थ अलग अलग है, बताने की जरूरत नहीं होगी। और साथ ही एग्जाम्पल और देख सकते हैं कि सोना कितना सोना है, सोने जैसा तेरा मन, इसमें भी आपका स्पष्टीकरण हो जाएगा। एक सोना की कितना, मतलब जैसे कि होता है ना कि सोना, जैसे कि सोना यानी एक प्रिय हो जाएगा, एक सोना यानी स्वर्ण हो जाएगा, वो भी आप स्पष्टीकरण आराम से कर सकते हैं। लेकिन इतना एग्जाम्पल आपके लिए मेरे ख्याल से बहुत ही होगा, आप लोग बिल्कुल कर सकते हैं। अब इसके बाद बात की जाएगी यमक के बाद श्लेष अलंकार की। श्लेष अलंकार आप लोग देख सकते हैं यमक अलंकार का जस्ट अपोजिट हो सकता है कि जब कोई शब्द एक ही बार आए लेकिन उस शब्द के 2 या 2 से अधिक अर्थ निकले तो वहां पे श्लेष अलंकार होता है। यमक में क्या था, उसका जस्ट अपोजिट यहाँ पे दिख रहा है कि कोई शब्द एक ही बार आए लेकिन प्रत्येक का अर्थ 1 से अधिक बार हो, यानी कई बार हो, वहां पे आपका श्लेष अलंकार होता है। इसका भी एग्जाम्पल आप लोग देख सकते हैं, चरण धरत शंका करत भावत नींद न सोर, सुवर्ण को ढूंढत फिरत कवि व्याभिचारी चोर। ये एग्जाम्पल आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जो चरण और सुवर्ण है, यहाँ पे आपके 1 से अधिक उनके अर्थ होंगे। जैसा कि चरण और सुवर्ण शब्द हैं, उसके 3 अर्थ निकलते हैं। जो आपका पहला हो जाएगा कि कवि के साथ पंक्ति के पद, यानी जो ये सुवर्ण और चरण हैं, कवि के साथ अगर आप लोग देखेंगे, ये देखिए कवि है, व्याभिचारी हैं और चोर हैं, ठीक है, कवि व्याभिचारी चोर शब्द के 3 अर्थ निकलते हैं, कवि व्याभिचारी चोर। लेकिन आप देख सकते हैं कि कवि के साथ पंक्ति के पद और सुंदर वर्ण हैं। अगर आप कवि के दृष्टि से देखें तो पद और सुंदर वर्ण होंगे अर्थ उसके, और अगर आप व्याभिचारी की नजर से देखें तो उसके साथ चरण और सुवर्ण यानी उसके सुंदर वर्ण होंगे, ठीक है। और यहीं पे अगर आप चोर के साथ देखेंगे तो चोर के साथ आपका हो जाएगा, चोर का क्या इंटेंशन हो सकता है कि चोरी करना है, तो उसके लिए हो जाएगा कि सुंदर चीजें चुराना और निकलना, तो वो हो जाएगा। अब यहीं पे हम बात करेंगे शब्दालंकार, तो आपका क्लियर हो गया। लेकिन आपके एग्जाम पैटर्न से आपका अर्थालंकार जो होगा वो आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको अर्थालंकार देखेंगे, अर्थ आपको डिफिनेशन तो बताया गया कि जहाँ पे अर्थों के द्वारा चमत्कार उत्पन्न हो वहाँ पे अर्थालंकार होता है। अर्थालंकार का जो पहला उसका पार्ट है, यानी उसका पहला प्रकार है, उसकी श्रेणी में आता है, वो आपका है उपमा अलंकार, ठीक है। अब उपमा अलंकार में आप देखेंगे कि जहाँ पे गुण धर्म के आधार पर 2 समान वस्तुओं की तुलना आपस में की जाए, यानी गुण धर्म, यानी कि किसी का गुण हो गया या धर्म हो गया, उसके आधार पे तुलना की जाए या उपमा दी जाए, नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, तुलना की जाए, वहां पे उपमा अलंकार होता है। जैसे कि इसमें उपमेय की तुलना उपमान से की जाती है। उपमेय यानी साधारण वस्तु, उपमान यानी प्रसिद्ध वस्तु, यानी बहुत फेमस हो, जो आपकी भाषा में बोल लिया जाए, तो ये हो जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि, और यहाँ पे ये भी आपका पहचान एक आप देख सकते हैं कि जहाँ पे सा सम समान ये वर्ड आ जाए तो वहां पे आप देख सकते हैं कि ये होगा आपका, ठीक है, आपकी पहचान हो जाएगी कि जहां पे सा सम समान सरिस आएगा वहां पे आपका हो जाएगा क्या, ये उपमा अलंकार, ठीक है।
ये देखिए, तो इसका पहचान हो जाएगा सा, सम, समान, सी, सरिस। अगर ये आता है आपके उदाहरण में, आपकी पंक्तियों में, तो वहाँ पे आपका क्या होगा, उपमा अलंकार हो जाएगा। तो आप इसका उदाहरण देख सकते हैं। पीपल पात सरिस मन डोला। यहाँ पे उपमा दी जा रही है कि जो मतलब पीपल के पत्तों की समान हमारा मन डोलता है या चलता है पीपल के पत्तों के समान। तो यहाँ पे हमारे मन की जो उपमा की जा रही है वो पीपल के पत्तों के साथ की जा रही है, तो वो हो जाएगा आपका कि उपमा अलंकार हो जाएगा। यहीं पे बात किया जाए कि तुम्हारा मुख चंद्रमा के समान है, यानी यहाँ पे हमारे मुख की तुलना या उपमा, तुलना नहीं बोल सकते हैं, उपमा, यहाँ पे हमारे मुख की उपमा जो है वो चंद्रमा के समान की जा रही है, तो वहां पे भी आपका उपमा अलंकार देखा गया है। यही बात की जाती है मुख कमल सा खिल गया। यहाँ पे भी हमारे मुख को कमल सा, यानी हमारे मुख को जो उपमा दी जा रही है वो कमल के समान दी जा रही है, तो यहाँ पे भी आपका हो जाएगा उपमा अलंकार। अब यहीं पे अगर बात किया जाए कि पड़ी थी बिजली सी विकराल, लपेटे थे घन जैसे बाल, यानी वो बिजली जैसे विकराल पड़ी थी, तो लेकिन घन जैसे यानी बादल जैसे अपने बाल लपेटे हुए थे, तो यहाँ पे भी उपमा दी जा रही है आपकी, तो यहाँ पे भी उपमा अलंकार हो जाएगा। अब हम बात करते हैं उपमा के बाद आपका आ जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं, और मुख, यहाँ पे आपका जो मुख वाला एग्जाम्पल था कि तुम्हारा मुख चंद्रमा के समान है, यहाँ पे हो जाएगा उपमेय और चंद्रमा यानी उपमान है। यहाँ पे आपको बताया कि उपमेय क्या होता है, उपमान क्या होता है। अब यहीं पे आपका आ जाएगा रूपक अलंकार। आप देख सकते हैं रूपक अलंकार परिभाषा क्या होगा कि जहां उपमेय पर उपमान का अभेद आरोप किया जाए वहां पे रूपक अलंकार आपका हो जाएगा। इसमें उपमेय पर उपमान का रूप आरोपित कर दिया जाता है, यानी दोनों को एक ही बताया जाता है, वहां पे आपका हो गया रूपक अलंकार। यानी रूपक और उत्प्रेक्षा में यही आपका डिफरेंस आपका यही माना गया है। और यहाँ पे योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि यहाँ पे योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है रूपक अलंकार में। आप लोग इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं। तुम चंद्रमुखी हो या चरण कमल बंदो हरि राई, यहाँ पे ठीक समान बताया जा रहा है एग्जैक्ट। वहां पे तो उपमा दी जा रही थी, लेकिन यहाँ पे एग्जैक्ट आपको बंदो चरण कमल हरि राई, यानी आपके जो चरण कमलों को हरि राई यानी भगवान विष्णु के से रूपक यानी आपको किया जा रहा है, तो वहां पे आपका हो जाएगा रूपक अलंकार। अब हम यहीं पे बात करेंगे, अगला जो आपका आएगा उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार का क्या हो जाएगा, उपमेय में आपको मैंने शुरू में ही बताया था उपमेय और उपमान का मतलब क्या होता है। उपमेय यानी प्रसिद्ध और उपमान यानी जो साधारण वस्तु वो हो जाएगा। नहीं, उपमान प्रसिद्ध, उपमेय साधारण होगा आपका, सॉरी कंफ्यूजन था थोड़ा। यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार का जो होता है, उपमेय में उपमान की कल्पना या संभावना होने पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे कि इसका पहचान होगा कि मन मानो मनहु, जन जानो जनहु। अगर ये वर्ड्स आपके आ जाते हैं तो बिना सोचे आपको उत्प्रेक्षा अलंकार टिक कर देना है। जैसे कि क्या, सोहत ओढ़े पीतपट, श्याम सलोने गात मनहु, क्या हाईलाइट हुआ, मनहु। मनहु नील मणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात, कौन सा वर्ड आया, मनहु। मैंने आप सबको बताया था अगर उन सब में से कोई भी वर्ड आएगा तो आपको बिना कुछ सोचे उत्प्रेक्षा अलंकार टिक कर देना है। वैसे तो बहुविकल्पी प्रश्न आपके आने वाले हैं, लेकिन फिर भी आप मनहु विकल्प जो है आप टिक कर सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं अगला, तो वह आपका हो जाएगा मानवीकरण अलंकार। इसमें क्या होगा, जहां जड़ वस्तुओं या प्रकृति पर मानवीय चेष्टाओं का आरोप किया जाता है वहां पे आपका हो जाएगा मानवीकरण अलंकार। यानी कि जो जड़ वस्तुएं हैं, ये जो प्राकृतिक यानी प्राकृतिक हैं, पहले से निर्मित है, मानव निर्मित नहीं है, वह चेष्टाओं का आरोप किया जाता है, वहां पे आपका होगा मानवीकरण अलंकार हो जाएगा। इसमें क्या होगा कि जो प्रकृति की जड़ वस्तुओं को मनुष्यों द्वारा किए जाने वाले कार्य यानी मानवीय कार्य करते हुए दिखाया जाता है, वहां पे आपका मानवीकरण हो जाता है अलंकार। इसका एग्जाम्पल आप लोग देखेंगे, एग्जाम्पल से आप लोग समझ पाएंगे, इस तरह से नहीं। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा फूल हंसे कलियां मुस्काई। क्या, फूल हंसे कलियां मुस्काई,
यहाँ पे फूल हंसे से अर्थ है यानी फूल हंसेंगे कलियां मुस्काई, मतलब कि फूल जो है आपको पता ही होगा प्राकृतिक है, यानी प्रकृति द्वारा निर्मित है। और मुस्कुराना ये मानव की यानी इंसानों की हमारी जो चेष्टाएं हैं वो मानव द्वारा की गई चेष्टाएं हैं। और जो फूल हंसे कलियां मुस्काई, तो ये पॉसिबल है, मतलब हो सकता है, कोई कोई सोच सकता है, लेकिन यह पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हंस सकते हैं मुस्कुरा सकते हैं तो केवल इंसान ही यानी मानव ही। तो यहाँ पे चेष्टाएं दिखाई जा रही हैं, यानी प्रकृति द्वारा जो भी है वो चेष्टाएं दिखाई जा रही हैं कि कलियां मुस्कुरा रही हैं, तो वहां पे मानवीकरण अलंकार हो जाएगा। एक यहीं पे आप देख सकते हैं कि जग वनस्पतियां अलसाई, मुख धोती शीतल जल से। यहाँ पे भी जो वनस्पतियां हैं वो अलसाई, ऐसा पॉसिबल है नहीं, क्योंकि ये सब मानव यानी ये तो है जो प्रकृति द्वारा निर्मित है, यानी जो मानव है उनके द्वारा ये क्रियाकलाप हो सकते हैं, ना कि प्रकृति के द्वारा। तो यहाँ पे भी आपका मानवीकरण अलंकार। यहाँ देखो, यहाँ फूलों का हंसना, कलियों का मुस्कुराना या वनस्पतियों का शीतल जल से मुख धोना मानवीय चेष्टाएं हैं। ये केवल चेष्टाएं हैं, ये रियलिटी नहीं है, ये आपकी चेष्टाएं हैं कि जो आपकी जड़ है या शीतल जल से मुख धोना। वनस्पतियां तो कभी शीतल जल से मुख धो नहीं सकती हैं, उनको पानी दिया जा सकता है ताकि वह उन्नति करें। तो ये केवल मानवीय चेष्टाएं हैं, तो यहाँ पे मानवीकरण अलंकार हो जाएगा। आगे देखेंगे अतिशयोक्ति अलंकार। यहाँ पे आप देखेंगे कि जहाँ किसी गुण या स्थिति को बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए, यानी बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर, जैसे कि एक तरह से बोलते हैं कि जो पॉसिबल नहीं है या जो संभव नहीं है उसको भी आप बढ़ा चढ़ाकर बोल दें कि हाँ ऐसा है वो। तो जहाँ पर किसी गुण या स्थिति का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाता है वहाँ पे आपका अतिशयोक्ति अलंकार हो जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार। यहाँ पे हो जाएगा आगे नदियां, यानी आगे तो नदियां बहुत सारी पड़ी हुई हैं, और यहाँ पे घोड़ा कैसे उतरे पार, यानी घोड़ा एक ही नदी को कैसे पार करे। और फिर हो जाएगा राणा ने सोचा इस पार, तब चेतक था उस पार। यानी अभी तक यहाँ पे समस्या क्या थी कि आगे बहुत सारी नदियां पार पड़ी हुई हैं और घोड़ा यही एक नदी को कैसे पार करे, और राणा जी इतना सोच ही रहे थे कि घोड़ा नदी के उस पार हो गया। ऐसा तो संभव है नहीं, यानी यहाँ पे बहुत ही बड़ा चढ़ा के वर्णन कर दिया गया। तो यहाँ पे आपका अतिशयोक्ति अलंकार हो जाता है। और एक एग्जाम्पल एक तो आपको दिख गया कि जैसे वो पानी परात को छुए नहीं, नैनन के जल से पग धोए। यानी कि पानी, मतलब पानी इतना नहीं है कि वो परात को छू जाए, और यहाँ पे बात हो रही है कि नैनों के जल से अपना पैर धो रहे हैं, यानी आंसुओं को, मतलब आंसुओं से पैर को धुल रहे हैं। तो ऐसा संभव है नहीं। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा अतिशयोक्ति अलंकार, यानी यहाँ पे भी बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है। तो आशा करते हैं कि आपको बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आया होगा, और आपको बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं आपके एग्जाम के लिए।